Next question is 161. In question number 161, the given data is the method used to remove temporary hardness of water. Options are synthetic resin method, second is Calgon method, third is Clark's method, and fourth is ion exchange method. समझ लो बहुत अच्छे से आप लोग कि हर साल आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हार्डनेस ऑफ वाटर से आता ही आता है. मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लो इस पे. तो थोड़ा डिस्कस करेंगे तो ये होगा कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, पहले समझ लो वाटर टू टाइप का होता है आपका, एक सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो लेदर प्रोड्यूस करता है विद सोप. सोप के साथ इजिली लेदर प्रोड्यूस करे, झाग प्रोड्यूस करे, वो कौन होगा आपका सॉफ्ट वाटर. और जो हार्ड वाटर होता है आपका, वो कांट इजिली प्रोड्यूस लेदर विद सोप, वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता सोप के साथ, वो कौन होगा आपका हार्ड वाटर होगा. तो हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर हार्डनेस होती है, वो कहलाता है हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर. अब जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो होती क्यों है, समझ लीजिए थोड़ा सा. जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होते हैं वो हार्डनेस को कॉज करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग टू टाइप की हार्डनेस होती है आपकी. एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और सेकंड होगा आपका परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका नाम टेम्परेरी परमानेंट क्यों है. टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है जिसको आप ऑन बॉइलिंग, मतलब बॉइल करें आप, और बॉइल करने के बाद वो हार्डनेस आपकी रिमूव हो जाए, तो वो कौन होगा आपका टेम्परेरी हार्डनेस होगी. और परमानेंट हार्डनेस को आप बॉइल करके रिमूव नहीं कर सकते, मींस इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करेंगे. ठीक है ना. यहां पर जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है कॉज्ड ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं आपके, वो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं. और ये होता है आपका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो यहाँ पर जो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, यहाँ पर आपके बाइकार्बोनेट कॉज करते हैं हार्डनेस को. ठीक है ना. यहाँ पर अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट. और जो आपका मैग्नीशियम होगा वो होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, ये होगा आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ऐसे ही आपका कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट होगा CaSO4, क्लोराइड होगा CaCl2. मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट आपका ये हो जाएगा, और MgCl2 आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ये होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका जो हार्डनेस होगा बाइकार्बोनेट आपके, इनकी प्रेजेंस की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होगी आपकी, और जो परमानेंट हार्डनेस होगी आपकी वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होगी. बाकी आप यहाँ पर मेथड लर्न कर लें बहुत अच्छे से. जो मेथड यूज करते हैं यहाँ पर टू रिमूव हार्डनेस, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं बाय बॉइलिंग. मीन्स आप क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉइल करेंगे तो वो सीधे क्या करेगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा और आपको वहां पर वाटर मिल जाएगा, जो कैसा होगा सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होगा. सेकेंड मेथड होता है क्लार्क मेथड को समझ लीजिए आप लोग. बाकी के जो पार्ट है यहाँ पर वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं. इसमें आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड हो जाएगा, सिंथेटिक रेजिन मेथड. सेकेंड होगा आपका आयन एक्सचेंज मेथड, और थर्ड होगा आपका कैल्गन मेथड. ये आप मेथड लर्न कर लें, यही से क्वेश्चन आया है आपका. क्लार्क मेथड में क्या करते हैं लोगों, क्लार्क मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइम या लाइम वाटर. इसका यूज क्या करते हैं लोगों, आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा CaH3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करता है आपका CaOH का होल ट्वाइस से. तो जब ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो उस केस में क्या फॉर्म करेगा, देखो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां से फॉर्म करेगा आपका, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट से यहां फॉर्म करेगा.
और 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 2 CaO3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होगा। ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा और आपका जो हार्ड वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते तो देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या करेंगे आप, MgHCO3 होल ट्वाइस, ये आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हीट करेंगे आप विद CaOH होल ट्वाइस, तो उस केस में एक पार्ट बनाएगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकेंड बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहो तो रिएक्शन को यहां से देख लो आप, यहां देखो आप, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO का होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये क्लार्क मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। ये रिएक्शन करेगा तो MgCO3 फॉर्म होगा, एक सेकेंड फॉर्म होगा आपका CaCO3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आपका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, आपका वाटर वहां से मिल जाएगा, जो कैसा होगा आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या यूज करेंगे आप, क्लार्क मेथड का यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको कि टेम्परेरी हार्डनेस कौन कॉज करता है, परमानेंट हार्डनेस कौन कॉज करता है। यहाँ पर ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर शो होंगी वो सब आपको जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा हाइड्रोजन, तब वहां पर आपको मैं कराऊंगा कि कैसे आप हार्डनेस ऑफ वाटर को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना आपका, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेटेड, मतलब कौन डिफिकल्टी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करेगा, ठीक है ना, या वैसे कह लो कि इजी रिलीज नहीं करेगा। ऑप्शन गिवन आपके PHOH, पीएच फिनाइल ग्रुप होता है आपका, फिनाइल ग्रुप के साथ OH है, मतलब ये फिनॉल है आपका, ये क्या आपका फिनॉल, और ये आपका वाटर है H2O, ये आपका मिथेनॉल है एल्कोहल, और ये आपका ईथर डाई मिथाइल ईथर। ये ऑप्शन गिवन है आपको। अब देखो होना करना क्या आपको, प्रोटॉन को डोनेट कराना है। हम लोग पहले बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल की अगर बात की जाए तो ये आपका O और ये H होगा, ठीक है ना, ये फिनॉल है आपके पास। यहां पर आपके 2 लोन पर प्रेजेंट होंगे। अब देखो इन सारे कंपाउंड के अंदर एक फिनॉल ही ऐसा कंपाउंड है जहां पर रेजोनेंस की कंडीशन प्रेजेंट है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या लोन पेयर कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड कंडीशन आपकी। तो ये रेजोनेंस को शो करेगा, रेजोनेंस को शो करेगा तो क्या होगा, देखो जब ये रेजोनेंस को शो करेगा तो उस केस में आपका ये बॉन्ड सेम रहेंगे, लोन पेयर आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, मींस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आएगा आपका, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये O है और ये H, ये पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, करना क्या इसको, यहां से इस प्रोटॉन को रिलीज करना है। बहुत अच्छे समझ लो आप कि प्रोटॉन को रिलीज करेगा या नहीं करेगा, रीजन क्या इसके पीछे। तो जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मीन्स ये हुआ कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। पता है, इलेक्ट्रॉन दे दी इसने, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस चलेगा आपके, जब रेजोनेंस चलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, खुद सोचो आप कि यहां से जब प्रोटॉन जाता है वो पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि वो यहां से इजीली इसको रिलीज करेगा, कब, जब ये प्रोटॉन को यहां से रिलीज करना है आपका। प्रोटॉन को इजीली रिलीज जब करेगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है आपकी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उस केस में ये इस प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। फिर बोल रहा हूं एक बार में, आप सुन लीजिए आप, जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया आपका। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उस केस में OH बॉन्ड को इजिली ब्रेक नहीं करेगा। क्यों नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं
ये तब H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपकी बात करें तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। तो मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन जो होगी यहाँ पर वो किसके पास है? आपके पास फिनॉल के पास होगी। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो रिंग होती है आपका रिंग आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और जो माइनस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मींस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन वो क्या करेगी? आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी आपका, तो उस केस में प्रोटॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो यू डू नॉट इजिली रिलीज एच आयन या प्रोटॉन कह लो, एच आयन फ्रॉम फिनॉल। तो ये फिनॉल इजिली रिलीज नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा? ये मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटॉन को रिलीज करने वाला होगा। यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं आपको। ऑप्शन कौन सा आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 163। इसमें कह रहा है 4d, 5p, 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन आपके गिवन है यहाँ पर, समझ लो अच्छे से आप। पहली बात तो ये कि आप जो आबाउ रूल्स है उसको समझ लो थोड़ा सा। आबाउस रूल जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं आपके, वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। मींस पहले लोअर एनर्जी की सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, आफ्टर दैट हायर एनर्जी की सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। ठीक है ना? एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास। सेकंड होता क्या है, इसी में पढ़ते हैं हम लोग N+L रूल। N+L रूल के दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर N+L की वैल्यू ज्यादा है आपकी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, पहली बात। सेकंड बात ये होती है कि अगर N+L की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, कैसी वैल्यू आ रही है? दो में कंपेयर करना आपको, तो दो में जब कंपेयर करेंगे अगर N+L की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बट कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर N+L की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल आएगी। तो जब दोनों के लिए इक्वल आएगी तो उस केस में क्या करेंगे आप? जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझ लो आप। इज इट क्लियर? फिर सुन लो एक बार आप। N+L रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सपोज करोगे तो कुछ केसेस में आपके लिए N+L की वैल्यू इक्वल आएगी। तो जब N+L की वैल्यू इक्वल आएगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? N की वैल्यू को देखेंगे। जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? अब दो करना क्या हमको, जो ऑर्बिटल गिवन है उनको हम लोग देखते हैं 1 by 1 में। देखो फर्स्ट केस हमारे पास 4p के लिए, 4p स्टार्ट किया मैंने यहां से। n की वैल्यू जो होती है आपकी ये नंबर होता है, n = 4 हो जाएगा आपका। और SPDF के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 होती है आपके लिए। तो यह P है तो P के लिए L की वैल्यू कितना हो गया आपका? 1। N+L कितना हुआ? ये आपका 5 के इक्वल आ गया। तो 4p के लिए ये वैल्यू 5 आ गई आपका। सेकंड क्या आपके पास? सॉरी 4d था हमारे पास, है ना? चलो फिर से करते हैं। देखो यहां देखो आप, पहले बात करते हैं हम 4d के लिए। 4d की बात करें तो n = कितना? 4 आपके पास। L की अगर बात करें LSPDD के लिए 2 हो जाएगा आपका। तो N+L कितना हो गया आपका? ये 6 के इक्वल आ गया। पहले केस में 4d के लिए 6 वैल्यू आ गई। सेकंड आपके पास 5p, 5p में n कितना आपका? 5 और L कितना होगा आपका? 1। तो N+L कितना हो जाएगा आपका? ये 6 के इक्वल आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट हमारे पास 5f। 5f की बात करें n = 5, L कितना होगा? 3 f के लिए, है ना? ध्यान रखना SPDF के लिए जो L की वैल्यू होती है आपकी वो 0, 1, 2, 3 होती है। F के लिए कितना होगा? 3। तो यहाँ पर N+L कितना आएगा आपका? 5 + 3 मीन्स 8 के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्या आपका? 6p। 6p में n = कितना? 6, L = कितना? 1 p के लिए। तो N+L कितना आएगा आपका? 7। अब देखो यहां से आप लोग कैसे निकालेंगे। देखो तो पहला जो ग्रेटर वैल्यू है
आपकी 8 है, इसके लिए आपके 5F के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी आपकी किसके लिए होगी, 5F के लिए। तो पहले आपने 5F ले लिया यहाँ पर। इसके बाद आया हमारे पास 7 वैल्यू, ये आपकी 7 वैल्यू किसके लिए, 6P के लिए, 6P। तो 6P आपका यहाँ आ जाएगा। फिर जब यहाँ आते तो दोनों के लिए इक्वल वैल्यू है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वल वैल्यू तो एनर्जी के निकालने के लिए हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ n की वैल्यू 5 है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या आएगा आपका 5P और लास्ट में कौन आ जाएगा आपका 4P। मैच कर लीजिए आप, देखो 5F 6P 5P और 4D। तो ऑप्शन जो होगा आपका वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे कि द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। देखो इसमें आपको ऑप्शन जो गिवन है तो लेंदी है, मेंशन नहीं किए, बट मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ। उसमें ये बोल रहा है कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज का कौन सा पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स पी पाई है डी पाई है। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी पाई है या डी पाई है, तो वो मेंशन करा रहा है आपसे। आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए इनकी। अगर हम बात करें मैग्नेट आयन की तो ये होता है MnO4 2 नेगेटिव, ये होता है आपका मैग्नेट आयन। सेकेंड होता है आपका परमैग्नेट आयन, मुख्य MnO4 से बनता है तो ये जाएगा MnO4 नेगेटिव। ये क्या आपका परमैग्नेट आयन। देखो क्या करेंगे अब आप, पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बोल भी रहा है Mn आपके पास ये आ गया, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन और फोर्थ ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। सेकेंड देखो Mn ये है आपके पास ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, बाकी के 3 आपके डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो पाई बॉन्ड है आपका ऑक्सीजन का और मैग्नीज का, कौन कौन सा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ऑक्सीजन पे डी ऑर्बिटल तो एब्सेंट होती है, जब ऑक्सीजन पर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होती है तो जो डी पाई बॉन्ड है वो तो फॉर्म नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जो फॉर्म करेगा वो कौन सा करेगा, पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है इसकी। और जो मैग्नीज होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो पाई ऑर्बिटल होगा आपका वो डी पाई ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल वो इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का पी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा और मैग्नीज का डी पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो जो ऑप्शन आपका सेकंड है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप चाहो तो पेपर में देख लेना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें जो गिवन है सेकंड ऑप्शन में, मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। कह रहा था पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। जो पी ऑर्बिटल आपका वो ऑक्सीजन का होगा पी पाई, और जो विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल होगा पाई बॉन्ड के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसको टिक कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका एल्कीन से। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ये एल्कीन का पार्ट है, उसमें ओजोन लाइसिस और एल्कीनिक हेडिंग मिलेगा आपको, वहां से क्वेश्चन आएगी बना। सारे टॉपिक एनसीईआरटी के, अगर एनसीईआरटी ढंग से करते जाते हैं आप 40 मार्क्स से लेना बहुत ईजी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका। कह रहे हैं एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2O, ये ओजोन लाइसिस की कंडीशन होती है। गिव्स प्रोपानोन एंड इथेनॉल, एक प्रोपानोन दे रहा है और इथेनॉल दे रहा है। इन इक्विमोलर रेशियो एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ B, आपको B की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक एल्कीन है, एक आपके पास एक एल्कीन है, और इस एल्कीन का जो हम ओजोन लाइसिस करा रहा O3 Zn और H2O के साथ। तब उस केस में क्या मिलता है, एक तो मिल रहा हमको प्रोपानोन और प्लस इथेनॉल, ये मिल रहा है यहाँ से। फिर कह रहा है कि इसमें एक्यूमुलेशन में एडिशन ऑफ HCl2, जो एल्कीन है इस पे एडिशन करा है HCl का करा रहा है, तो एक मिल रहा है आपको कंपाउंड B मिल रहा है। तो B आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ से। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन कौन सी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओजोन लाइसिस है एल्कीन का, उसमें आपका एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ ओजोन लाइसिस। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते समझ लो, पहले ए फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। प्रोपानोन जो होता है आपका
C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका प्रोपानोन, जिसे बोलते हैं एसीटोन। प्रोपानोन आपका ये है, प्लस इथेनॉल का मतलब होता है एसिटाइलडिहाइड, तो ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O और ये आपका H। ये कंडीशन होती है एप्लीकेशन में कि दोनों के जो ऑक्सीजन होते हैं कार्बन ग्रुप के, उनके एक दूसरे के सामने ले आते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो O मॉलिक्यूल है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। वो जो लस्सी का जस्ट अपोजिट है, जब रिमूव करेंगे यहाँ से तो फॉर्म जो क्या होगा, CH3 आपका ये फॉर्म हो रहा है, या C ये CH3 रहेगा आपका, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C ये आपका CH3 और ये आपका H, ये हो गया आपका A। तो A कौन होगा, देखो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 का मतलब ब्यूटीन, ये आपका हो गया A। अब ये कह रहा है कि A जो है उसका हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया। एक बात ध्यान रखना, जब HCl के रिएक्शन कराएंगे एल्कीन पे तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। देखो एंटी मार्कोनिकोव वैसे भी नहीं होगा तो ये एंटी मार्कोनिकोव की कंडीशन होती है, वो एप्लीकेबल होता है HBr के लिए, पहली बात। और सेकेंड बात, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, तो वो कंडीशन कोई भी गिवन नहीं है आपको, तो आप यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपका 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Cl आपका यहाँ लगेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा देखो क्या होना चाहिए, यहाँ से CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, ये आपका H, Cl आपका यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ है। अब देख लो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसी तरह सिमिलर है। अगर मैं बात करूं इसको रिवर्स फॉर्म में देखो CH3 ये आपका Cl आ गया, ये आपका CH2 हो जाएगा। देखो चेंज कर रहा हूं मैं इसको, रिवर्स कर रहा हूं, CH3 ये आपका CH2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा CH3, ये आपका CH2, और यहाँ C पे क्या आ जाएगा आपका, एक Cl आएगा, एक CH3 आपका ये है, दूसरा CH3 आपका ये है। तो जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इजी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसीलिए बार बोल रहा हूँ कि 40+ मार्क्स लाना कंपलसरी है, और आप जैसे ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो 40+ लाए होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप भी ट्राई करो, आपके भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपका, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री है। विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड AgI I नेगेटिव। समझ लो आप लोग, देखो जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज निकालते हैं हम लोग, चार्ज निकालने का जो फिनोमेना होता है वो एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। मतलब तो समझ लो आप, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होगा। मतलब क्या होगा कि कौन एडजॉर्ब हो रहा है। अगर नेगेटिव पार्ट एडजॉर्ब होगा तो वो नेगेटिव कोलाइड होगा आपका, और पॉजिटिव पार्ट एडजॉर्ब होगा तब पॉजिटिव कोलाइड होगा। तो उससे हम चार्ज कंफर्म करते हैं एडजॉर्प्शन के थ्रू। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास AgI का कोलाइड फॉर्म हो गया। इस कोलाइड पे क्या हुआ कि जो I नेगेटिव है आपका वो एडजॉर्ब हो गया, ये आपका I नेगेटिव एडजॉर्ब हो गया, तभी तो उसको नोट कर रहा है वो AgI, और I आपका नेगेटिव पार्ट ये आ गया, इसीलिए बोल रहा है इसको नेगेटिव कोलाइड। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होता आपका तो ये पॉजिटिव कोलाइड हो जाता। अच्छा एक्चुअली में जो गिवन आपके वो कंडीशन क्या है, देखो सपोज करो आपके AgNO3 आपके पास, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका Ki से, तो ये जो फॉर्म करेगा आपका वो AgI और प्लस KNO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस कोलाइड पे जो आयोडाइड आयन होगा वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, वो हमको कैसे कंफर्म होगा। देखो यहाँ तो वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि जिसके लिए Ki के मिलीमोल सबसे ज्यादा होंगे उसका एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर Ki को देखते हैं हम लोग 50 ml, इसके मिलीमोल निकालेंगे आप, कितना आएगा 5 हो जाएगा आपका, तो ये आपके 5 मिलीमोल आ गए। यहाँ निकालेंगे आप, ये आपके 10 मिलीमोल हो जाएंगे आपके। यहाँ निकालो आप, ये भी कितने हो जाएंगे आपके 10 मिलीमोल होंगे आपके, और यहाँ बात करेंगे तो 7.5 मिलीमोल होंगे आपके। एक मिनट, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है। यस, ये आपका 1.5 है, 1.5 है, तो इस केस में क्या करेंगे आप
1.5 पे निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 7.5 आपके मिलीमोल ये हो जाएगा। मिलीमोल समझते हो ना, मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मिलीमोल इक्वल्स टू N इंटू बी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी निकालेंगे मोलारिटी इंटू एन फैक्टर और ये आपका वॉल्यूम। यहाँ पर इन फैक्टर बने सारे, ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो ये मिलीमोल निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करते रहो आप, वैल्यू पुट करोगे तो खुद ब खुद आपको यहाँ वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा है आपका 5 हो जाएगा, 7.5, 10 और ये आपका 7.5। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है मिलीमोल्स की वो 10 है, किस केस में, थर्ड ऑप्शन के लिए। तो जितना ज्यादा मिलीमोल्स होगा आपका वो उतना ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, और जितना ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वही टाइप होगा आपके एड्सॉर्प्शन का। आपको पता है क्या है कि कौन सा पार्ट एड्सॉर्ब हो रहा है, आयोडाइड आयन, तो आयोडाइड एड्सॉर्ब हो जाएगा और ये नेगेटिव पोलैरिटी को शो करेगा। तो जो ऑप्शन होगा आपका वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 167। ये आपका पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ध्यान रखना आप लोग, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ना, ऑप्शन गिवन है आपको, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। आपने PCl5 के ढेर सारे क्वेश्चन देखी होंगे आप लोगों ने। मीन्स PCl5 को हीट करते हैं, ब्रेक होता है PCl3 और Cl2 में, PCl3 की वाटर स्ट्रीम कराते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो मैनी रिएक्शन आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो इसका मीन्स ये कंफर्म हो गया कि नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, मीन्स ये रिएक्टिव कंपाउंड है आपका। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर और भी गिवन है, उनको भी चेक कर लो आप। चेक करने से पहले मैं आपको PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ पहले। तो PCl5 की स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, P, ये आपका Cl, ये आपका Cl होगा, ये आपका Cl, और एक Cl आपका यहां होगा, सेकंड Cl आपका यहां होगा। ये होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पहली बात। अब देखो यहां से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली बात, ये जो क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में वो ये है कि PCl5 के जो सारे बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड है PCl5 बॉन्ड, ये PCl5 के 5 बॉन्ड एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, पहली बात। अब बात यह आती है कि इक्वल क्यों नहीं होते हैं। तो इक्वल इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक जो ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं आपके, वो कहलाते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड हो गए आपके, एक आपका ये PCl बॉन्ड, एक ये PCl बॉन्ड, थर्ड ये। बाकी के आपके 2 बॉन्ड ये हैं आपके, ये होंगे आपके एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं। सपोज करो मेरा ये फॉस्फोरस सेंटर में है, ये फॉस्फोरस सेंटर में एक Cl आपका यहां आ गया, ठीक है ना, एक Cl आपका इधर आएगा और एक Cl आपका इस साइड आएगा, ट्रायंगल फॉर्म कर लिया इसने। अब एक Cl बॉन्ड आपका ऊपर है और एक आपका बिलो द प्लेन है आपका, समझ में आ गया। तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक ऊपर और एक नीचे आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में फिर PCl5 के 3 बॉन्ड हो गए और एक्सियल बॉन्ड कितने हो गए आपके, 2 बॉन्ड हो गए। अब एंगल देख लो आप, ये दोनों जो है वो जो एक दूसरे एंगल 180 का है यहाँ पर। तो 2 PCl5 जो एक्सियल बॉन्ड है 180 के एंगल पे आएंगे। ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ट्रायंगल कितना होता है, 360 का होता है। अगर आप ट्रायंगल में डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका, ये 120 डिग्री बॉन्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पर, द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपेयर में। तो होता क्या है कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ट्रायंगल के अंदर फिक्स होते हैं, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद क्या होता है, इन पर रिपल्शन लगता है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये रिपेल करेगा इसको इस साइड में, और ये इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो दोनों साइड रिपल्शन पड़ता है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। जब हाइट थोड़ी इंक्रीज करेगी तो उस केस में इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपेयर में। इतना आपको डेटा सफिशिएंट है यहाँ पर समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव होती है। इनकरेक्ट पूछ रहा तो ऑप्शन तो ये होगा आपका। बाकी की चेक कर रहे हम लोग। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl, देखो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl, ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए आपके, मेक्स एन एंगल 120 विद ईच अदर। देख लो ये 120 के एंगल एक दूसरे फॉर्म करेंगे यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक्स एन एंगल 180। जबकि 2 एक्सियल बॉन्ड है तो एक दूसरे कितना बनाएंगे, 180 का एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पर। आगे कह रहा है एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्यू टू रिपल्शन। आपको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो ऑप्शन होगा आपको वो कौन सा करेक्ट होगा, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। इज इट क्लियर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 168। इसमें पूछा आपसे कि इन विच केस एंट्रोपी इज नेगेटिव, तो डेल्टा एस आपको नेगेटिव बताना है। नेगेटिव का मीन्स होता है डिक्रीज करना। तो देखना है किस केस के अंदर एंट्रोपी आपकी डिक्रीज करेगी। थोड़ा बता दो एंट्रोपी के बारे में। जो आपकी एंट्रोपी होती है वो होती है रेंडमनेस, और डिसऑर्डरनेस। जो रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होती है वो क्या होती है आपकी एंट्रोपी होती है। फॉर्मूला वाइज भी है बट अभी आप इतना लर्न कर लो कि रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जो होता है क्या होता है एंट्रोपी होगा आपका। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो रेंडमनेस होती है वो गैस में सबसे ज्यादा होती है। अगर गैस में रेंडमनेस सबसे ज्यादा होगी तो उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगी और सॉलिड में सबसे कम एंट्रोपी होती है। तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि कहां पर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज कर रही है, कहां डिक्रीज कर रही है। एक बात बहुत से लर्न कर लो आप कि जब भी मोल्स का नंबर इंक्रीज करेगा, सपोज तो पहले 10 मोल्स थे आपके पास, बाद में 20 मोल्स हो रहे हैं, तो अगर 10 और 20 के रेंडमनेस की बात करें तो 20 मॉलिक्यूल में रेंडमनेस ज्यादा होगी। तो जब भी मोल्स इंक्रीज करेंगे आपके, रेंडमनेस इंक्रीज करेगी, मोल्स डिक्रीज करेंगे आपके, रेंडमनेस डिक्रीज कर जाएगी। मींस रेंडमनेस डायरेक्टली है मोल्स के। जितना ज्यादा मोल्स होगा आपका रेंडमनेस उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है 2H कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो यहाँ 2 मोल थे आपके, ये 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गया आपका। जब 2 मोल कंबाइन करके 1 मोल बनेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। रेंडमनेस डिक्रीज कर रही, डिक्रीज करेगी तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। मींस डेल्टा एस कैसा होगा आपका, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन तो आपका पहले मिल गया, बट सेकंड भी चेक कर लो आप। कह रहा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर था, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जब वाटर को आप गैस में कन्वर्ट करेंगे या वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मींस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और वी नो दैट लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस देन एंट्रोपी इंक्रीजेज। जब भी आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस किस में कैसा होगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपेंड करेगी गैस, तो जब गैस एक्सपेंड करेगी तो रेंडमनेस इंक्रीज करेगा और डेल्टा एस कैसा हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। कह रहा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। बताइए सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, जब वो गैस में चेंज हो जाएगा एंट्रोपी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। मींस डेल्टा एस कैसा होगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से आपको ये मिल गया यहाँ से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 169, इसमें आपको बोल रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4Fe6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है ना, बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर बात करें तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ लो उसको आप। आपके पास कंपाउंड है K4Fe6। पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल होती है उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। निकालिए आप, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीजन स्टेट +1, इसकी x मान लो आप, और 6 साइनाइड की -1 होती है, 0 के इक्वल हो जाएगा। +4 + x -6 इक्वल्स टू 0। लेस करोगे -2 आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये आपका +2 होगा। तो आपका जो Fe है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले D के इलेक्ट्रॉन निकाल लो। देखो इलेक्ट्रॉन निकाल के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होना चाहिए था 26 इलेक्ट्रॉन के लिए। बट 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो s के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको रिलीज कर देगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe के लिए। अब तो करते क्या हम लोग, आपने क्या किया, d ऑर्बिटल लिया सॉरी 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये आपका 3d6 हो गया। इलेक्ट्रॉन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आपकी ये होगा। विदाउट लिगेंड, ये आपका विदाउट लिगेंड, अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है आपका तो ये आपकी डीजेनरेट ऑर्बिटल होती हैं। कौन सी ऑर्बिटल होती हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। मींस होता है सेम एनर्जी की ऑर्बिटल। लेकिन जब कोई लिगेंड्स एंटर कर लेता है तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग 2 टाइप से होती है यहाँ पर। एक होता है आपका T2G सेट और एक होता है EG सेट।
ठीक है ना। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके, 1 2 3, और EG में कितने होंगे आपके 2 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2, ठीक है। अब दो क्या करेंगे हम, अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब तो स्प्लिट कर गया भाई, स्टार्टिंग में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ये थी अब और रूल के कौन रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन जब स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करते हैं आपके लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन है आपका CN, तो CN लिगेंड जो होता है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हैज टेंडेंसी टू, इट हैज टेंडेंसी टू पेयर अप, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है पहले पेयरिंग करने की। मीन्स क्या होगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें आप तो 1 2 3, अगर वीक लिगेंड्स होता तो 5th यहाँ पर आता आपका, सॉरी 4th यहाँ पर आता, 5th यहाँ आता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो उस केस में पहले आपकी पेयरिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन EG में एंटर करेंगे। तो पेयरिंग करेंगे आप, तो यहाँ पर ये आपका 4th, ये आपका 5th और ये आपका 6th। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो T2G 6 और EG आपका 0 होगा। देख लो आपका ऑप्शन कहाँ है इसमें, T2G 6 EG 0, तो ऑप्शन आपका 3rd इज करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सॉल्यूशन से। इसमें कह रहा है द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम वायरिंग एजिटॉप्स इज, ऑप्शन में हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, वाटर नाइट्रिक एसिड, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। देखो करना क्या आपको, यहाँ पर जो गिवन है आपको वो एजिट्रॉप्स के एग्जाम्पल गिवन है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपको एज इट ऐसे मिल जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का और मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का, ठीक है ना। पहले थोड़ा समझ लो आप कि एजिट्रॉप क्या होते हैं। एजिट्रॉप की अगर बात करें तो एजिट्रॉप जो होते हैं वो कुछ लिक्विड्स होते हैं, उन लिक्विड्स को आप डिसॉल्व करेंगे, 2 लिक्विड्स लें, 2 लिक्विड्स को आप डिसॉल्व करेंगे तो वो बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब वो मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है तो उनका सेम कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, सेम कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज। लिक्विड और वेपर फेज में उनका कंपोजिशन सेम रहेगा और वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करते हैं, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है, तब वो कौन होते हैं आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो वहां पर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते ऑन बॉइलिंग, ठीक है। बॉइल करेंगे आप या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन होगा आपका एजियोट्रॉप। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकंड होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से वो कौन होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। मिनिमम क्या होते हैं, शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, वो कौन होते हैं आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। अब जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसका एग्जाम्पल होता है 68% नाइट्रिक एसिड और रिमेनिंग 32% वाटर बाय मास। ये आपका एनसीईआरटी में एज इट एज ही एग्जाम्पल मिलेगा। जबकि जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है उसमें 95% इथेनॉल और प्लस 5% वाटर, ये दोनों होते हैं आपके बाय वॉल्यूम। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। ये जो एग्जाम्पल है आपका मैक्सिमम वाले एजियोट्रॉप का वही है, यहाँ पर वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो वाटर नाइट्रिक एसिड कैसे होगा आपका एग्जाम्पल होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कंप्लीट टॉपिक करा रहा हूँ आपको, उन टॉपिक को आप बहुत ढंग से कर लीजिए आप, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके हर एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन गिवन आपका 171, इसमें कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा जी मिक्स इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टी एंड पी, टी मीन टेम्परेचर, पी मीन प्रेशर, डेल्टा एस मिक्स इक्वल्स टू 0,
डेल्टा बी नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ रहा है। आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सारी रेंज पर जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो कौन होता है? आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो देख लो, आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन होता है डेल्टा एच मिक्सिंग मींस एंथैल्पी चेंज शुड बी 0। कैसी होनी चाहिए आपकी? 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मीन्स होता है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ना तो वहां हीट रिलीज होगी आपकी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। सेकंड केस होता है आपका डेल्टा बी मिक्सिंग जो होता है आपका वो भी 0 के इक्वल होता है, मींस वहां पर ना तो कंप्रेशन होगा और ना ही एक्सपेंशन होगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में। सेकंड बात करते हैं लोग डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है आपका वो ग्रेटर देन 0 होता है, मींस पॉजिटिव वैल्यू कैसी होनी चाहिए डेल्टा एस की? शुड बी पॉजिटिव। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तब उस केस में क्या होगा आपका? वो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। और लास्ट अगर डेल्टा जी मिक्सिंग है आपका तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 मींस डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी? नेगेटिव होना चाहिए। तब उस केस में क्या होगा? वो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आप कह रहे डेल्टा जी मिक्सिंग 0, रॉन्ग आंसर। डेल्टा एस मिक्सिंग 0, रॉन्ग। डेल्टा बी नॉट इक्वल टू 0, रॉन्ग। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका पॉलीमर सॉरी स्ट्रक्चर पैटर्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज आपकी विजिबल रीजन में फॉल होती है, गिरती है वहां पर, ठीक है ना। ऑप्शन है ब्रैकेट, लाइमन, बामर और पार्शियन। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है ना। ये 5 सीरीज होती हैं। इसके अकॉर्डिंग N1 N2 का नंबर निकालते हैं, वो आगे का कैसे। फिलहाल तो आपको रीजन लर्न करना है, तो रीजन के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक वो नाम सुना आपने बबलू। बबलू को लिखने का मेथड देखो आप, बबलू BBLU ऐसे लिखते हैं हम लोग बबलू, थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है ना। बबलू का मीन्स क्या है? अगर बामर सीरीज है आपकी, बामर सीरीज के जो रीजन होता है आपका विजिबल होता है। जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज उसके लिए क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो आप ये रीजन लिखना है। बाकी का जो भी सीरीज है आपकी रिमेनिंग 3 उनमें इंफ्रारेड आंसर होगा। फिलहाल तो पूछता नहीं कभी आपसे, जब भी पूछेगा आपके यहाँ पूछेगा आपसे, जैसे यहाँ भी पूछा गया विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के लिए जो स्पेक्ट्रल सीरीज आपकी वो कौन सी है? बामर सीरीज। तो आंसर कौन सा होगा आपका? बामर सीरीज मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। एक्चुअल में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होते हैं वो समझ लीजिए आप ऐसे पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प मीन्स बैक्टीरिया वायरस की हेल्प से डिस्ट्रॉयड होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है उसको पॉल्यूटेड नहीं करते हैं। वो कौन होते हैं? आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं आपके, ठीक है ना। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सिलेबस में 2 गिवन है। एक आपका PHBB, क्या गिवन है? PHBB। और सेकेंड आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। यहाँ पर आपका PHBB तो नहीं गिवन, आपका गिवन कौन सा? नायलॉन 2 नायलॉन 6 गिवन है यहाँ पर। देखो फिर समझ लो एक बार आप। तो 2 एग्जाम्पल आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। पहला क्या होता है? PHBB। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये होता है, फुल फॉर्म याद रख लेना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट ओ बीटा हाइड्रोक्सी वेलवेट। ये फुल फॉर्म होती है किसकी? PHBB की। सेकेंड एग्जांपल होता है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। इसकी क्या होता है? प्रिपरेशन देख लो आप। इसके जो मोनोमर होते हैं आपके उसमें एक तो होता है ग्लाइसिन और सेकंड होता है अमाइनो कैप्रोइक एसिड,
कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन जो क्या होता है आपका H2N CH2 COOH। अमाइनो एसिड होता है अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप, ये होता है ग्लाइसिन आपका। अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है NH2 CH2 का होल 5 और COH। देखो ध्यान रखना आप लोग, अमाइन का H जाएगा, ये H चला जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, तो यहाँ से आपका UH चला गया। तो जो कंपाउंड फॉर्म होंगे N मॉलिक्यूल लेंगे क्या, यहाँ से H चला गया, रिमेनिंग पार्ट क्या आपका HN, फिर आपका CH2, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो गई ये NH से, ये HN कह लो NH, फिर CH2 का होल 5 और लास्ट में क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये लगा दो आप यहाँ पर होल N। तो ये जो होता है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये फॉर्म होगा, का एग्जांपल होगा। क्वेश्चन नंबर 174 में कह रहा है अ गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज द मोलर वॉल्यूम 20% लेस। ये ध्यान रखना, मोलर वॉल्यूम कितना है 20% लेस है, ये स्मॉलर देन दैट ऑफ द आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन। एक बार ध्यान रखना, ये दो ऑप्शन रॉन्ग है आपके। कैसे रॉन्ग है, ये जस्ट अपोजिट गिवन है। अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नहीं होता है। कौन सा होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगा। और अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की जगह रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन ये आपका रॉन्ग हो गया। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये दोनों ऑप्शन, अगर Z की वैल्यू मोर देन 1 होगी आपकी तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होंगे, और Z की वैल्यू अगर कम होगी 1 से तब आपका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होंगे। बट हमको जब ऑप्शन निकालना है तो जो थ्योरी गिवन है उसको देखेंगे आप। तो यहाँ पर जो हमारा Z होता है कंपल्सरिटी फैक्टर, वो होता है B रियल ओवर D आइडियल। मीन्स रियल का वॉल्यूम और आइडियल का वॉल्यूम जो होता है वो कौन होता है आपका, Z होता है, Z कंपल्सरिटी फैक्टर। अब देखो बोल क्या रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि आपसे जो मोलर वॉल्यूम है आपका आइडियल गैस, मतलब ये रियल जो है वो कम है, मतलब डिक्रीज कर रहा है 20%, डिक्रीज बाय 20%। किसके कंपेयर में, आइडियल के कंपेयर में। तो अगर ये वॉल्यूम कम है आपका तो Z की वैल्यू भी कम होगी। अगर भाई ये दोनों इक्वल होते तो बना जाता आपका, जो आइडियल गैस के लिए होता है। बट यहाँ पर आपका अगर रियल गैस की वैल्यू कम है तो Z की वैल्यू कम होगी आपकी, तो Z जो होगा आपका वो लेस देन 1 हो जाएगा। और लेस देन 1 के केस में जो आपके अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो डोमिनेट होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये करना क्या है, ठीक है ना। और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। ये आपको लर्न होना चाहिए वो ढंग से कि कौन एसेंशियल होंगे कौन नॉन एसेंशियल। एक्चुअली में जो अमीनो एसिड होते हैं आपके वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन एसेंशियल और दूसरे होते हैं एसेंशियल। देखो दोनों डिफरेंस क्या है। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं आर बॉडी, सिंथेसाइज इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं तो उनको हमें नीड लेने की नीड नहीं होती है। एसेंशियल क्या होते हैं, डू नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी, डू नॉट सिंथेसाइज in our body and we take it from our diet। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं अपनी डाइट के थ्रू। टोटल 20 अमाइनो एसिड में 10 जो होते हैं आपके वो नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 क्या होते हैं आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इन्हीं में से जो नॉन एसेंशियल उसमें एक एग्जाम्पल आपका किसका, एलानिन आपका नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल है। बाकी के जो गिवन आपके वो किसके हैं, एसेंशियल के एग्जाम्पल होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपका विच विल मेक बेसिक बफर। पहले मैं आपको बताता हूँ बफर क्या होते हैं। बफर ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच कांस्टेंट होती है, तो द सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट पीएच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। या ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन एसिड विद सॉल्ट को ऐड करने पर उसकी पीएच वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कौन होंगे आपके, बफर सॉल्यूशन होंगे। 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होते हैं एसिडिक बफर और दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो फॉर्म होता है आपका बाय द वीक एसिड
along with salt of strong base। अगर weak acid है और जो salt आपका फॉर्म हो रहा है वो कौन सा, strong base का, तब कौन बनेगा आपका, एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस होता है और सॉल्ट होता है आपका किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, तब वो कौन होगा आपका, बेसिक बफर होगा। तो कंडीशन बेसिक बफर की है, बेसिक बफर ध्यान रखोगा, वीक बेस होगा और जो सॉल्ट होगा आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। मीन्स आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर आ जाइए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका, यहाँ आपका वीक एसिड है, बट आपको क्या चाहिए बेसिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए आपको वीक बेस चाहिए और जो सॉल्ट होगा आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और वीक बेस चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ये भी नहीं होगा आपका। बाकी मिलीमोल निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अभी। 100 ml ऑफ 0.1, यहाँ पर आपका वीक एसिड और यहाँ आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपको कैसे चाहिए, आपको वीक बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। यहाँ आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, एक मिनट, यस ये आपका NH4OH है, NH4OH, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो आप, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या हो गया आपका, वीक बेस हो गया। तो कंडीशन जो फुलफिल हो रही है हमारे को लास्ट में हो रही है, वैल्यू की निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको, आप खाली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से निकाल लोगे अगर आपको ये कंडीशन लर्न है कि बेसिक बफर में जो होता है आपका वो वीक बेस होता है और सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो देखो यहाँ पर वीक बेस हो गया और जो सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा। तो जो ऑप्शन होगा आपका वो फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या आपका बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए कंडीशन होंगी आपकी, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉलिड स्टेट से, इसमें तो क्या करना है, 178 कह रहा कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कैटायन सी, कैटायन के बना आपका सी एंड एनायन ए आपका। जो एनायन है आपका, एनायन फॉर्म्स HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड द कैटायन ऑक्युपाई 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या करेंगे आप लोग, एक आपके पास कैटायन है जो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकेंड आपका एनायन जो आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखो इस टाइप की मैं बहुत बेसिक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको केवल एक ही वर्ड देखना है यहाँ पर, ये ऑक्टाहेड्रल, यहाँ बस वर्ड की चेंजिंग होगी आपकी। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दो केस के वर्ड्स मिलेंगे आपको आपके सिलेबस में। तो जब अगर ऑक्टाहेड्रल गिवन हो, टेट्रल तो करेंगे, देखो जब भी आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो, एक ट्रिक बना लो आप, वरना क्वेश्चन को लेंदी जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल के लिए एन लेंगे आप और टेट्राहेड्रल वाइट्स अगर आपके पास तो 2n ले लेंगे, टी आ रहा है, टी फॉर 2, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कैटायन सी है आपके पास, अब देखो कैटायन सी आपका HCP है, कुछ भी गिवन हो आप ऐसे ही n मान लो इसको आप। तो C जो है आपका वो कैसा है, यहाँ आप C ले लो, यहाँ आप A ले लो, ये आपका n हो जाएगा। अब A जो है आपका एनायन वाला पार्ट, सॉरी एनायन आपका जो है एनायन वो कैसा है HCP, तो n आपका ये एनायन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस टाइप प्रॉब्लम क्या करेंगे आप, आपको कैटायन C गिवन है और एनायन A गिवन है। अब देखो जो आपका एनायन पार्ट है वो HCP है, एनायन मतलब HCP मतलब उसको n ले लेंगे आप, ठीक है ना। और जो आपका कैटायन पार्ट है वो ऑक्टाहेड्रल है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मैं बोल चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल के केस में आप क्या लेंगे, n लेंगे। अगर ये टेट्राहेड्रल होता आपका तो आप 2n का यूज करते, तो 75/100 इंटू n और ये आपका n हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये 25 3 जा, ये 4 जा, तो ये 3n हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई जाएगा तो ये आपका 4n होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3 4 का रेशियो आ जाएगा। मीन्स ये आपका 3 होगा और a कितना होगा आपका 4 होगा। तो जो फॉर्मूला होगा आपका, फॉर्मूला C3A4, सबसे सिंपल मेथड ये जो आपको कराया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे
तो आपको बहुत इजी लगेंगी इस टाइप की प्रॉब्लम। और इस टाइप प्रॉब्लम मिलती बहुत है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम 179। कह रहा विच वन ऑफ द मेलाचाइट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्चुअली मेलाचाइट जो होता है आपके ओर होता है, कॉपर का ओर। अब जो कॉपर का ओर है तो करेंगे क्या आप, आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में, ठीक है। बाकी का आपका एक लास्ट आयरन का ओर है, आयरन का ओर जो होता है ये है आपका मेलाचाइट, बाकी के 3 आपके कॉपर के हैं। तो आपका जो मेलाचाइट होता है, सॉरी मैग्नेटाइट, ये आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। बाकी के 3 कॉपर के आपके, तो आपको जो मेलाचाइट उसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका कॉपर पैराइट। ये भी कॉपर का मेन हो रहा है आपका CuFeS2। तो आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूले भी लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले भी पूछ लेता है कि किसका कौन सा फॉर्मूला होगा। और स्पेशली जो और के फॉर्मूले हैं वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको कैन मैच द जीनोन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। ये आपके जीनोन के कंपाउंड गिवन है और इन कंपाउंड की आपकी ज्योमेट्री गिवन है। तो ज्योमेट्री को बनाना पड़ेंगे आपको सारी, तभी कंफर्म होगा कि कौन किसकी ज्योमेट्री होगी। पहले लेते हैं हम लोग जीनोन F4। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा ये, तो ये फ्लोरीन शेयर कर लिया। और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर होगा और सेकेंड आपका ये लोन पेयर होगा। इसको आप ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। तो पहले आपकी स्ट्रक्चर हो गई जो आपका जीनोन F4 होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो गया आपका। सेकेंड कह रहा है जीनोन F6। जीनोन F6 की बात करें हम लोग, जीनोन F6 देखो ये आपका जीनोन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 4 तो आप ये बॉन्ड बना दिए यहाँ पर, 4 ये बना दिया। फिर बाकी के रिमेनिंग एक फ्लोरीन ये आएगा आपका, एक फ्लोरीन ये आएगा, एक लोन पर प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो अगर ये लोन पर नहीं होता तो ये ऑक्टाहेड्रल होती, लेकिन ये लोन पर की वजह से थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो ज्योमेट्री होगी आपकी वो कौन सी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री हुई आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो होगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट ज्योमेट्री देखिए आप जीनोन OF4, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। देखो तो पहले तो आप जीनोन को 4 बॉन्ड के साथ अटैच कराएं, फिर एक ऑक्सीजन आपका यहाँ आएगा और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। मतलब मीन्स क्या हुआ, ये मिलेगा आपको। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट जो है आपकी जीनोन O3, वो भी देख लीजिए आप, जीनोन O3। जीनोन O3 की अगर हम लोग बात करें, यहां देख लो पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, वो कैसे होगी यहाँ पर, जीनोन छोटा बना दे रहा हूँ, जीनोन यहाँ ले लो आप, और 3 फ्लोराइड है आपके, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ये आएगा, एक ये आएगा, सेकंड आपका ये आएगा और ये आपका लोन पेयर होगा। तो ज्योमेट्री जो होगी वो कौन सी होगी, पिरामिडल होगी, जो किसकी होगी आपकी जीनोन O3 की होगी। तो इस तरीके से हम लोगों का जो नीट का पेपर था वो कंप्लीट हुआ और आई होप आप बहुत कुछ सीखा होगा अपने पेपर की हेल्प से। आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लीजिए। मैंने मोस्टली डिटेल में आपको सब कुछ कराया है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगा है। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और प्रॉब्लम्स मेनली रिपीट होती हैं आपकी, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यही प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो मेरा टारगेट होगा वो मैं आपको जेईई मेंस की जो लास्ट ईयर का पेपर है उसका सॉल्यूशन दूंगा। और इससे पहले उसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2018 और जो 18 और 17 का जो पेपर आपका नीट का
उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मैं आपको दोबारा फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे। ओके बाय, जय हिंद।